अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मेरा हाल तो अच्छा है, लेकिन हमने अभी देखा पिछले कुछ दिनों में वो ड्रग डीलर पिंकी का एक केस आया और फिर वो जो है तमाम चैनल्स की जीनत बना और उसने तो यूएस और ईरान जंग को भी टेक ओवर कर लिया। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिस्कस्ड चीज़ है हाउस होल्ड्स में, न्यूज़ चैनल्स में, वो केस है। और वो उसकी शायद एक वजह ये भी है कि वो एक स्टैंड अलोन केस नहीं था, उसके बाद बहुत सारे और केसेस आए। एक रियासत की ड्राइव नज़र आ रही है इस चीज़ को लेकर, तो इस पर हमने आपस में तो बहुत तबाह आजमाई की, लेकिन आज मुझे लगता है कि हमें किसी और से भी इसके बारे में बात करनी चाहिए। बिल्कुल सर, केस जो है बड़ा गर्म है, इसके अंदर मामलात चल रहे हैं, डेली अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन वो अदालती कार्रवाई हैं, लेकिन उसकी तय तक पहुंचने के कि जी ड्रग यूज़ और ड्रग अब्यूज़ क्या है और ख़ास तौर पे कि जो मेंटालिटी पिंकी की खुद है उसके ऊपर क्या चल रही है। तो हमने आज दावत दी है शो पे, डॉक्टर इमरान जावेद गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं, वो जूम लिंक के थ्रू आते, फिजिकली हमने डॉक्टर साहब को दावत दी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आने का। तो सर डाइव इन करते हैं। तो पहला सवाल यही है कि जो आजकल एक तो जैसे अली ने कहा कि रियासत एक क्रैकडाउन कर रही है, हम देखते हैं आए दिन खबरें आ रही हैं कि फ़लाने को पकड़ लिया, फ़लाना छूट गया, फ़लाने को पकड़ लिया। तो एक्चुअली आपको लग रहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ड्रग एपिडेमिक है या ये माजी का एक ड्रग एपिडेमिक है जो चल रहा है, जिसके ऊपर रोशनी अभी डली है? अच्छा, स्पेसिफिकली अगर हम इस केस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो ये कहानी 1850 से लेकर 1860 में शुरू होती है। हाँ, बहुत ही पीछे चले गए। आपने कहा ना। अच्छा, मज़े की बात ये कि जहाँ ये पेंडेमिक था वो शुमाली अमेरिका है। आपने शुरू में देखा होगा कि जब बुज़ुर्ग कहा करते कि यार पेट में दर्द है, फ़लाँ दरख्त के पत्ते खा लो, तो वो पत्ते खाने से आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो नॉर्मलाइज हो गया। लकीली एक पौधा था जिसका नाम था कोका, COCA। उस पौधे के जो पत्ते थे वो अगर आप खा लेते थे तो उससे सबसे पहली बात तो ये थी कि आपकी नींद गायब हो जाती थी, दूसरा आपकी बॉडी चुस्त हो जाती थी, और तीसरा ये था कि भूख नहीं लगती थी। अब ये चीज़ जैसे ही मार्केट में आहिस्ता लोगों तक पहुंची, तो एक ऑस्ट्रियन जो साइंटिस्ट है उसने कहा यार इससे तो मेडिसिन तैयार करनी चाहिए। सो उसने फर्स्ट टाइम जो है, एल्बर्ट उसका नाम है, नाइमन, उसने बेसिकली इससे मेडिसिन तैयार की। वो बेस एंटी रिलैक्सिंग, एंटी डिप्रेसेंट, मसल रिलैक्सेंट बन गई कोकेन। अब जब हम किसी भी चीज़ का पॉजिटिव इस्तेमाल करते करते ओवरडोज हो जाते हैं, ओवर यूज़ करना शुरू कर देते हैं और अपनी कोई और ख्वाहिशात की तकमील उससे करना चाह जाते हैं, तो फिर क्या स्टार्ट होता है? इसमें दीगर केमिकल शामिल होना शुरू हो गए। जो कोकेन मेडिसिन थी वो कोकेन, उसके अंदर फेंटाइल शामिल होना शुरू हुआ, आइडोकेन मिक्स होना शुरू हो गए। अब क्या होना शुरू होता है? वो बाकायदा एक नशा बन गया। एक केमिकल है जिसका नाम स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगा, अगर जी मैं इसकी रेसिपी नहीं बताऊँगा वरना फिर लोग कहेंगे तैयार करना शुरू कर दें। फेंटानाइल जी। ये फेंटानाइल बेसिकली आपकी जब सर्जरी होती है तो सर्जरी के दौरान जो पेन मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, कैंसर के पेशेंट्स जो होते हैं उनको जो पेन होती है उसकी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी जो डोज है, अंडरस्टूड है कि जब आपको पेन रिलीफ होगा ना तो आप उसमें कंफर्ट फील करेंगे। ये जितने भी लोग थे इसके एडिक्ट होना शुरू हो गए। पेन मैनेजमेंट में फेंटाइल इस्तेमाल हुआ, साथ में आपने उसमें कैफ़ीन यूज़ करनी शुरू कर दी, बेकिंग सोडा। अब मैं यहाँ तक रखूँगा, बाकी 5 कंटेंट्स नहीं बताऊँगा कि रेसिपी फिर ना हो जाए ना कोई नई जो है वो पिनकी ना तैयार हो जाए कि जो पाकिस्तान में जैसे उसने कहा कि वो गोल्ड में आती थी और फिर उसके बाद उसको रीप्रोसेस करती थी, वो अगर 60,000 की थी तो वो उसको रीप्रोसेस करके 20-30 में बना रही है और वो हमारे लोगों तक जा रही है। आपको मैं बताऊँ जो असल बात है, 30,000 के करीब जो है ना वो डेथ हो रही है शुमाली अमेरिका में। ये 23 की रिपोर्ट है। आपके एशिया में 6,000 है, जापान में नो डेथ, कोकेन रिलेटेड। अब पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेट 23 के अंदर तकरीबन कोई 1 लाख यूज़र है इसका इस वक्त 23 की रिपोर्ट पे। जो अक़वाम मुत्तहिदा का क्राइम्स और ड्रग रिलेटेड ऑफिस है, ये उसकी साइंटिफिक रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिक रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अब हुआ क्या है कि वो पाकिस्तान में अगर आपने पिंकी को पकड़ा, एक डीलर को पकड़ा ना, तो उसके जो कॉन्टैक्ट्स थे वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 800 थे।
800 में से कोई बिजली वाला होगा, कोई सब्जी वाला होगा, अगर हम उनको माइनस करते जाएं तो 300 के करीब लोग होंगे। वो 300 एडिक्ट हमने पकड़ लिया। व्हाट अबाउट दैट रिपोर्ट जो 23 में 1 लाख थी, 97,000 विक्टिम कहाँ हैं? उसको किसी ने रिहेबिलिटेट किया, उसको किसी ने जो है वो विड्रॉल की तरफ गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक पिन की सिर्फ 800 लोगों को सप्लाई कर रही थी, तो वो जो इस 97,000 पीछे है, उनको अगर हम इसी रेशो के साथ निकालें तो कितने सप्लायर इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं? ये है आपके सवाल का जवाब। राइट। कि हम सिर्फ एक नुक्ते पे सिर्फ एक, और फिर सेकंड हम पोस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम प्री मैनेजमेंट की तरफ नहीं गए। हमने नहीं देखा यार कि पाकिस्तान के अंदर अगर फेंटाइल है वो कौन कौन ले रहा है। हॉस्पिटल्स को अलाउ है बिकॉज वो सर्जरी के लिए यूज़ होनी है। वो कैंसर हॉस्पिटल्स को अलाउ है, सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल के लोग जो हैं वो ही उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास ऐसा डाटा प्रोफाइल नहीं है कि वो मेडिसिन जो है, वो केमिकल जो है, वो उसको एक प्राइवेट आदमी कैसे एक्सेस कर रहा है? वो कर रहा है तो फिर उसके वो सारी प्रोसेसिंग करके वो मेडिसिन तैयार कर रहा है। और वो कोकेन नशे की, वो जो कभी शरबत में इस्तेमाल होती रही, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नशे की शक्ल में आ गई, और आज वो पूरी दुनिया के अंदर है। और तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 60 मिलियन 23 की रिपोर्ट के मुताबिक कोकेन यूज़र है। और इस वक्त 4000 टन पैदा हो रही है कोलंबिया में, बोलेविया में और पेरू में। ये 3 कंट्रीज़ 4000 टन पैदा कर रहे हैं कोकेन। अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये है कि हमने माजी में भी, और हमने क्या, आप पूरी दुनिया को देखने से पाकिस्तान को आइसोलेशन में देखने की ज़रूरत नहीं है। डीलर्स पकड़े जाते हैं, जिस डीलर पकड़ा जाता है उस रात भी नशा अवेलेबल होता है मार्केट में। सो जिसने करना है उसकी एक्सेस में वो है। सो बात क्या, ये जो अप्रोच है, जाहिर है एक मुल्क है, उसका कानून है, वो कानून हरकत में आएगा, जो सज़ा होगी वो उसको मिल जाएगी, लेकिन इसको एड्रेस करने का तरीका क्या ये है कि आप डीलर पकड़ना शुरू कर दो, या आप जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए कोई आगाही मुहिम हो, उनके करने के लिए कोई और चीज़ें हों, और ख़ास तौर पे उनकी रिक्रिएशन के लिए कोई ऐसे मौके हों कि वो उनको लगे कि हम ज़िंदगी अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो ये वाहिद रास्ता नहीं है? असल में रीज़न ये है, लेट्स सपोज कि अगर हम पहले मैं बात इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है कि ये कोकेन रिप्लेस किस चीज़ को कर रही। हमारी बॉडी में एक डोपामीन केमिकल, आपने बड़ा नाम सुना होगा, लेकिन ये किस लिए होता है? ये आपको खुश करने के लिए, आपको मतानत देने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, आपको जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए, कामयाब हो के खुशी को महसूस करने के लिए। और जब ये बढ़ जाएगा तो अंडरस्टूड है कि अगला स्टेप क्या होगा कि आप हेलोसिनेट हो जाना शुरू हो जाए। ये केमिकल क्या करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो है एक अल्टरनेट सिस्टम जनरेट कर देता है, और आपकी बॉडी जो खुद ब खुद डोपामीन प्रोड्यूस कर रही थी वो पास में चली जाती है। वो कहती है अब मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है भाई, ये बाहर से आ रहा है, जब ये ओरल इनटेक कर रहा है तो मैं खुद क्यों बनाऊं? तो अल्टीमेटली जिस वक्त वो केमिकल नहीं मिलेगा जो बाहर से जा रहा था, तो आपकी बॉडी तो पहले नहीं बना रही, अब आप गए डिप्रेशन में, अब आप गए एंग्जाइटी में, अब आप गए सुसाइडल थॉट्स में, अब आप गए डायमेंशिया हो गए, आपकी याददाश्त ख़त्म होना शुरू हो गई, आपकी नींद उड़ना शुरू हो गई। अब आते हैं आपकी उस बात पे, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर 23 की रिपोर्ट में 1 लाख यूज़र है, तो अगर एक बीवी जो है वो 800 लोगों को सप्लाई कर रही है, तो इस रेशो के साथ देखें तो हंड्रेड्स सप्लायर्स बनते। मेरे नज़दीक अगर हम उन केमिकल्स को जो बेसिक कंटेंट्स हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी सप्लाईज़ को रोक दें, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो शायद बेस लाइन पे जो है वो रूट होने से रुक जाएगी। अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल एक लाइसेंस्ड पर्सन, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को ही मिलेगी। या इसी तरह से पेन से रिलेटेड जितनी भी केमिकल्स हैं वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक आम आदमी के लिए जो है वो नुकसानदेह, जब तक कि उसको प्रॉपरली एक प्रिस्क्रिप्शन ना हो। आप ये पाबंदी तो लगा रहे हैं कि एक डॉक्टर जो है वो आइंदा किसी मेडिसिन का नाम नहीं लिखेगा, वो साल्ट का नाम लिखेगा। मसलन अगर किसी ने पैरासीटामोल लिखना है तो वो पैनाडॉल नहीं लिखेगा, वो PCM लिखेगा, पैरासीटामोल, ये केमिकल है। अब ये जो जिस मेडिकल स्टोर पे वो जा रहा है, उस मेडिकल स्टोर वाले ने जो ब्रांड उसके पास अवेलेबल है उसने वो देना है। इस तरह से क्या आपने रिस्ट्रिक्शन कर दी कि वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ अपनी मोनोपोली कायम करते हैं वो ख़त्म हो जाए? मेरी ज़ाती राय में
वो नशे का जो रॉ मटेरियल है, अगर हम उसके ऊपर बहुत सख्त हो जाए तो शायद मैं समझता हूँ कि इसको रोका जा सकता है। ये जो इन्फोर्समेंट है ये पोस्ट मैनेजमेंट है। इन्फोर्समेंट से पहले जो उसकी प्रोसेसिंग है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसके वो जो बेसिक मटेरियल है उसको पाबंदी लगानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं रिहेबिलिटेशन और उसके किस किस्म की यहाँ पे इंतज़ामात हैं, उसके क्या मसले हैं। उससे पहले जैसे हम शो से पहले ही बात कर रहे थे कि जो लोग बेचते हैं, जो इस शोबे में आते हैं कि हमने ड्रग पेडलिंग करनी है, अब पिंकी तो चले कहना जी कि 800 क्लाइंट लिस्ट है उनकी, पिंकी के नीचे एक पूरा इंतज़ाम होगा, पूरे लोग होंगे जो जाते हैं। पिंकी तो बड़ी मुश्किल से पकड़ी गई हैं, उसके साथ साथ जो पेडलिंग कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं, क्या वो भी ड्रग यूज़र्स होते हैं जो फिर कहते हैं हम इसी काम में आ जाते हैं ताकि हम कुछ कमाएं ताकि फिर ड्रग यूज़ करें? इसका क्या डायनामिक है? जो ड्रग जो है अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी पे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, उनकी क्या साइकी है, क्या मेंटालिटी? आपने बड़ा ही खूबसूरत सवाल किया। इस खातून ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि वो इसकी यूज़र नहीं है, वो इसकी एडिक्ट नहीं है। द सिमिलर वे जो नीचे लोग होंगे उन्होंने कभी कभार शौक में इसको कर भी लिया होगा, तो इसकी विड्रॉल जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पॉसिबल होती है, लेकिन इसकी जो क्रेविंग है वो तकरीबन 3 माह तक जाती है, और जो उसके बाद इसको मुस्तकिल तौर पे अपनी बॉडी को नॉर्मल लेके जाने में कुछ 6 से 8 माह लगते हैं। ये तो स्पैन है उसके रिहेबिलिटेशन का। अब आगे आ जाते हैं कि रिहेबिलिटेशन के जो यूनिट्स, मैं तीसरे सवाल पे बाद में आता हूँ, जो मिड आपने सवाल किया। रिहेबिलिटेशन में ना जी सबसे बड़ी बात है, रिहैब होने के 2 वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि उसकी बॉडी को जो है वो मेडिकली उसको उस काबिल करना कि वो दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आए। बट जैसे ही वो नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आता है और अपनी कम्युनिटी में जाता है, अपनी उसी बस्ती में जाता है, अपनी उसी ब्लॉक उसी घर में जाता है, आप बिलीव कीजिए कि वो जो सप्लायर है ना वो इन्वेस्ट करता है, उसके घर पे पहुंचाता है और बगैर पैसे के पहुंचाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जिस वक्त उसने इनटेक कर ली अब वो पैसा लाएगा, वो चोरी करेगा, वो जो भी करे जिस तरह से भी करे उसने करना है। सप्लायर की मेंटालिटी ये है कि मुझे हुक कर बाई क्रुक बिलखसूस उस शख्स को ज़रूर पहुंचानी है जो रिहेबिलिटेशन सेंटर से होके आया, क्योंकि वो शख्स है जो मेरा बहुत करीबी और मुझे जानने वाला है, उसकी वर्थ भी है, उसकी पेमेंट भी होगी, मुझे चीज़ों की वो कीमत भी मिलेगी। यहाँ बेसिकली मैं नहीं समझता कि वो नशे में इन्वॉल्व होता है और उसके बाद उसी नशे को बेचने लग जाता है। यहाँ बेसिक ये एक इजी वे है कि हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा जल्दी अर्निंग में आ सकते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं ब्लेम करना चाहूँगा कि इसकी सरपरस्ती जो है वो कोई हमारे सरकारी इन्फोर्समेंट या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कर रही होती, उनसे हट के भी बहुत कुछ हो रहा होता है हमारी सोसाइटी में। क्या जिन 800 लोगों ने ये नशा किया उनके पेरेंट्स को नहीं पता था, उनके घर वालों को नहीं पता था कि ये बच्चा जागना शुरू हो गया, बिकॉज उसने तो कोकेन ने तो जगाना है। क्या उनको नहीं पता चल रहा था कि ये बच्चा जो है इसकी खुराक कम हो गई है? क्या उनको नहीं पता चल रहा कि ये बच्चा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में रहना शुरू हो गया? पता होता है, उसके स्कूल वालों को भी पता होता है, उसके टीचर्स को भी पता होता है, उसके दोस्तों को भी पता होता है। रात के वक्त में जो पार्टीज़ हो रही हैं उन्हीं पार्टीज़ के अंदर ये यूज़ हो रहा है। क्या पेरेंट्स को नहीं पता हमारे बच्चे आज रात को जो है वो किसी ऐसी बड़ी एलीट क्लास की पार्टी में गए हुए, वहाँ पे वो ये सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। सो मेरे नज़दीक सप्लायर जो है अगर वो ख़ुद इसको यूज़ करने लग जाएगा तो उसको उसके जो है वो डीमेरिट्स का पता है, वो कभी यूज़ नहीं करेगा। मैं इसमें अपने उस एक्सपीरियंस को भी एडअप करूँगा कि जो मैंने डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर के अंदर वो लोग जो सप्लायर्स भी थे और एडिक्ट भी थे, मेरी जो कि उन दोनों के साथ इंटरेक्शन था, तो मैंने मेरे ख्याल में 90% जो सप्लायर्स थे वो यूज़र नहीं थे। अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये है कि हमने ज़ाहिर है ये तो हम सिर्फ कोकेन की बात कर रहे हैं और ये एक बहुत महंगा नशा है और इसको बहुत कम लोग अफोर्ड करते हैं, लेकिन अगेन कोई एक जो डीलर होता है वो अमूमी तौर पर सिर्फ एक ड्रग में डील नहीं करता, मल्टीपल ड्रग्स में डील कर रहा होता है और उसकी एक बहुत वाइड क्लाइंटल होती है। अच्छा, अभी ये कोकेन हो गया या कोई और ये जो क्लास ए ड्रग्स हैं, हैरी हो गई, ये तो शायद किसी भी दुनिया में मुल्क में रेगुलेट नहीं हुए, लेकिन हम कैनबिस वगैरह देखते हैं, श्रूम्स देखते हैं, बहुत सारे मुल्कों में वो रेगुलेटेड हैं। अब आपको प्रिस्क्रिप्शन के तहत वो मिल जाते हैं, बड़ी फैंसी किस्म की फार्मेसीज़ हैं जहाँ पे वो अवेलेबल हैं। अच्छा, हमने ये देखा है कि ऐसे तमाम मुल्कों में उनका इस्तेमाल बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो गया। आप दुरुस्त कह रहे हैं। पहली बात तो ये चीज़ है, कभी भी आपने किसी प्रिस्क्रिप्टेड जो मेडिसिन होती है ना उसमें कम्बिनेशन देखते हैं।
अगर एक लेट्स सपोज के उसको अगर इस तरह की कोई भी मेडिसिन अगर दी भी जा रही है जो सेडेटिव उसमें मटेरियल मौजूद है, तो उसको अल्टर करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए कोई ना कोई दूसरी मेडिसिन साथ में ज़रूर प्रिस्क्रिप्ट हुई होती है। आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आपके स्टोमक को अगर वो डिस्टर्ब करती है तो डाइजेशन प्रोसेस को स्टेबलाइज करने के लिए भी आपको जो है वो कोई ना कोई मेडिसिन उसमें एडअप की हुई होती है। सेकेंडली फिर वही चीज़ कि जिस वक्त आपको किसी एक स्पेसिफिक फार्मेसी से वो मेडिसिन मिलेगी ना, तो उसको फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपनी लैब में सर्टन प्रिंसिपल्स, रूल्स, बाइंडिंग्स के बाद उसको तैयार किया हुआ होता है। वो इस तरह से किसी के ड्राइंग रूम में तैयार की हुई, प्रोसेस की हुई मेडिसिन नहीं है। सो इसलिए उनकी भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो उस मेडिसिन को भी देख रहा है जो आइदर फॉर व्हाट पर्पज़ वो यूज़ हो रही है। लेकिन अगर वो फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर्ड है तो फिर वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का उसके ऊपर चेक है। आपकी ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी जो है वो उसके ऊपर चेक है। सो इसलिए वो वाली मेडिसिन को हम कंपेयर नहीं कर सकते इस मेडिसिन के साथ जो कि हमारी बैठकों में तैयार होती है। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। अच्छा डॉक्टर अली, आपका सवाल था एक डॉक्टर साहब से। जी, मेरा सवाल ये था कि हम ये जो अभी जेन जी के बारे में बात करते हैं, चले जेन अल्फ़ा तो अभी बहुत ही छोटे हैं, लेकिन ये जेन जी जो हैं ये हमें पता है कि ये स्मोक कम कर रहे हैं, ये अल्कोहल कम कर रहे हैं, इनको ये बड़े अवेयर हैं कि सेहत के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं अच्छी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये जो ड्रग्स हैं अब हम देख रहे हैं कि इसमें उस तरह से खातिर ख्वाह कमी नहीं हो रही। अच्छा, हम जेन जी के बारे में अगेन बड़ा पासिंग सा रिमार्क कर देते हैं कि जी बड़े कॉकी हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लगता है इनके लिए सब कुछ सॉर्टेड है और हम उनसे शायद तंग भी हैं। लेकिन अगर वो ये ड्रग्स करनी है तो आपको नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं? मतलब आप देखें कि ये जो AI और सब कुछ, हमें इतना डर लगता है कि शायद हमारे करियर चले जाएंगे, लेकिन वही वाली बात कि हम तो अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुके हैं। जिनकी अभी पूरी ज़िंदगी उनके सामने है, उनके सामने जो इतने सारे खतरनाक मतलब ख़तरे हैं और फिर मुल्क के हालात भी ऐसे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, तो अगेन ये सारी चीज़ें तो उनको माइल करेंगी किसी टेम्परेरी रिलीफ की तरफ। तो अगेन सिर्फ बच्चा, सिर्फ उसके माँ बाप कुछ कर सकते हैं या ये पूरी रियासत जब तक सारे मामलात को नहीं देखेगी इवेंचुअली हम इस पर काबू नहीं पा सकेंगे? आपने बड़ा दुरुस्त निशानदेही की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के साथ सोसाइटी के साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट से निकल के इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे वो तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ पे भी जिस वक्त हम, आपने दुरुस्त बात की कि जिस वक्त हम कोई ऐसी एक्टिविटी जनरेट नहीं करेंगे कि जो रिलीफ ओरिएंटेड हो, आइदर वो स्पोर्ट्स है, आइदर वो जो आपके जिम्स हैं, वो जिम की एक्टिविटी इंस्टीट्यूशन में भी हो सकती, आर्ट्स क्राफ्ट, वो आर्ट्स है क्राफ्ट की तरफ आ सकते हैं। सेकेंडली लिटरेचर जो है, आप तहजीब, अब मैं अभी भी ये बात कहूँगा, बेशक AI का दौर आ गया हो, जो भी आ गया हो, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अपनी ट्रेडिशन जो हैं उससे पीछे नहीं हटे। जापान आज भी जितनी मर्जी तरक्की कर ले, उसकी सड़कों के ऊपर उसकी तहजीब जो है वो आपको वीकेंड पे नज़र आएगी। कोलंबिया जितना मर्जी देख लें, आप देख लें कि हफ्ते के बाद एक नाइट में उन लोगों ने सारे प्रोटोकॉल वगैरह छोड़ छाड़ के एक जगह इकट्ठे ज़रूर होना है, तो एक जगह मिलना है, एक दूसरे के साथ गपशप लगानी है, रिलैक्स होना है, आपने एक्सरसाइजेस करनी है, उनके जिम आबाद हैं। फिर उसके बाद जो है आप उनके स्कूल्स जो हैं उनके अंदर मल्टीपल किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। स्पोर्ट्स में जिस वक्त तक, जैसे आज मैं ये बात कहूँगा कि आज ना हर वालिद की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा क्रिकेटर बन जाए, इसलिए कि वहाँ आपको एक इनकम का बेहतरीन सोर्स, सोशल मीडिया, वो जो आप फेम चाहते हैं वो भी, तो क्या एक स्पोर्ट्स जो है वो अगर आपको एक अल्टरनेट रिलीफ की शक्ल में नज़र आ रही है तो क्या बाकी स्पोर्ट्स जो हैं उसकी तरफ नहीं ध्यान दिया जा सकता? एक शख्स नेज़ाबाज हमारे सामने आता है और हम उसको कितना हाईलाइट करते हैं। मैं कहता हूँ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, इस कल्चर को जब तक हम प्रमोट नहीं करते, हम रिलीफ की तरफ नहीं। सारी बात काट रहा हूँ, 5-5 मरले के स्कूल हैं, क्रिकेट भी कौन सी रह गई, ख़त्म हो गई क्रिकेट। आप दुरुस्त कहते हैं। मैं यहाँ पे फिर वही चीज़ कहूँगा कि जिस वक्त जो है वो हम एक स्पेसिफिक मोडस ऑपरेंडी नहीं बनाते, हम एक स्पेसिफिक, खा वो इंस्टीट्यूशन है, अगर पूरी दुनिया में देखें तो वो पर्पस बेस्ड बिल्डिंग है ना, घरों के अंदर स्कूल नहीं खुलेंगे। वो छोटे से छोटे जो तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं वहाँ पर भी वेल पर्पस के साथ ओरिएंटेड चीज़ जो है वो जनरेट की जाती है और बनाई भी जाती। हमारे स्कूल्स क्यों जो है वो, किसी स्कूल का लाइसेंस ही नहीं अप्रूव होना चाहिए जब तक कि उसके पास जो है वो लॉन ना हो, उसके पास अगर जो है वो किसी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी और उसके अंदर अगर जिम नहीं है तो
और वो जिम डे टाइम में कम से कम अगर 6 घंटे का स्कूल हो रहा है, 4 घंटे का स्कूल हो रहा है, तो उसमें 15 से 20 मिनट की जिम एक्टिविटी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली कि ड्रग यूज़ और अब्यूज़ इस मुल्क में एक सच्चाई है, मतलब है, जैसे आपने नंबर्स भी कोट कर दी। हाँ जी। अब चलें, निशानदेही होगी, फ़र्ज़ करें ऐसे लोगों की जो एडिक्टेड है। आपने जैसे पेरेंट्स का भी जिक्र किया कि पेरेंट्स को पता होता है, असातिज़ा को पता होता है। अब फ़र्ज़ करें इस पे, ये एक तो सवाल का पहला हिस्सा ये है कि लोग क्यों नहीं अपने बच्चे की ट्रीटमेंट करवाना चाहते इस मुल्क के अंदर। नंबर 1, वो टैबू है, मोहल्ले में क्या बातें होंगी, फैमिली में क्या बातें होंगी, या ये मसला, ये रुकावट है। या दूसरा, अगर एक शख्स कह लेता है जी कि ठान लेता है कि मैंने करवानी है ट्रीटमेंट अपने बच्चे की और बेस्ट फैसिलिटी में करवानी है, पैसा कोई इशू नहीं है, क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? क्या उन फैसिलिटीज़ के अंदर अच्छा काम हो रहा है? क्या वहाँ पे अच्छा स्टाफ है? क्या वहाँ पे हाइजीन है? या और वहाँ पे आपको एक रियलिस्टिक है आपके अंदर, जहन के अंदर कि यार मेरा बच्चा रिहेबिलिटेट हो के आ जाएगा। 2.5 करोड़ की आबादी है लाहौर की जी जी। और इस आबादी में सरकारी सतह पर जो है वो शायद मॉडल टाउन के अंदर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, तो क्या वो इस ज़रूरत को पूरा कर रहा है? नहीं। तो फिर अल्टीमेटली हमने, हमारी अल्टरनेट चॉइस क्या होगी? प्राइवेट। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मल्टीपल नाम मुझे पता है, है मौजूद है, हमें भी पता है मौजूद है। तो अब 3 महीने का कोर्स है, वो जो आपने कहा ना कि पैसा मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो 1% लोग हैं, 99% अफोर्ड नहीं करते। उनके लिए क्या होगा कि वो मोहल्ले के डॉक्टर से बात करें, बच्चे को घर के अंदर कैद कर दें और उसके बाद उसके लिए रिहैब मेडिकेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि विड्रॉल के लिए अल्टरनेट सबसे बड़ी बात तो ये चीज़ है कि पेन होगी, उस पेन मैनेजमेंट आपने करनी है। और पेन मैनेजमेंट के साथ डाइटरी नीड है, उसकी डाइटरी नीड के बाद उसकी सीबीटी है, जिसको आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सॉरी बात कर रहा हूँ, आपने कहा पेन मैनेजमेंट। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपको किसी भी ड्रग का विड्रॉल होता है, आपको फिजिकल पेन होती है? जी बिल्कुल, आपकी पूरी बॉडी में फटीक्स होती हैं। वो जो फटीक्स हैं वो आपके बेसिकली तो मसल क्रैम्प्स है, उनके अंदर जो पेन है वही उसको जो है वो तोड़ती है, जिसकी वजह से वो या तो अल्टरनेट पे जाता है या सुसाइडल अटैम्प्ट की तरफ चला है। पेन बर्दाश्त ही नहीं हो रही तो मैं अपनी ज़िंदगी का ही खात्मा कर लूँ, या फिर उसके अल्टरनेट में क्या करेगा, कहीं से जो बड़ी मेडिसिन में फिर रिस्ट्रिक्ट होऊंगा कि मैं उन मेडिसिन का नाम ना लूँ, कि वो जाते हैं किसी न किसी जगह से जो है बिलखसूस जो ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर यूज़ होने वाली मेडिसिन हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बात एक और भी चीज़ जो है कि यहाँ पर जब कोई ओडी करता है, ओवरडोज करता है, तो वो कोई ऐसे नहीं होता कि स्प्लिट सेकंड के अंदर वो शख्स अपनी जान खो बैठता है। उसके पास बड़ा टाइम होता है जिसमें अगर वो टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाए तो बहुत इम्कान है कि उसको बचाया जा सकता है। यहाँ पर बहुत लेट पहुंचते हैं क्योंकि खौफ होता है कि जी FIR हो जाएगी। अब अगर हम इन कवानीन को थोड़ा सा आसान कर दें और एक बच्चा जो उस कंडीशन में है वो हस्पताल चला जाए, शायद उसकी जान बच जाए, और मतलब जाहिर है मतलब जान से कीमती तो कुछ नहीं है। अच्छा, जिस वक्त आप स्कूल्स में पढ़ते थे, तो मेरा ये एक छोटा सा सवाल है, स्कूल में कितनी दफ़ा आपका मेडिकल चेकअप हुआ? सिफर, पहली दफ़ा दाखिले के बाद ही शायद। कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ ना, तो कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा इनटेक है, इसके जो ब्लड है उसके अंदर ड्रग की जो है वो इतनी जो है ना वो यूज़ है, इस कदर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, इसके वाइट ब्लड सेल जो है अल्टीमेटली नशा करेंगे तो वो सबसे पहले तो वाइट ब्लड सेल जो है ना वो डैमेज होंगे। तो कितने टेस्ट हमने करवाएं? क्या ये भी रियासत की तरफ से नहीं हो सकता कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बाकायदा तौर पर जो है वो हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, चलें 3 महीने के बाद भी करेंगे तो तब भी जो है वो डोप टेस्ट जो है वो आपको सामने ले आएगा कि भाई इस इंस्टीट्यूशन का, इस कॉलेज का, इस यूनिवर्सिटी का, इस बच्चे के जो ब्लड के एनालिसिस हैं वो ये। और वहीं से आप उसके बाद अगली बात है FIR की बात तो तब आती है जिस वक्त वो बाकायदा तौर पर पकड़ा जाता है। और वो पकड़ा कब जाता है? जिस वक्त वाक़तन जो है वो अपनी उस पीक पे पहुंच चुका होता है कि जहां उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अकेली रिहेबिलिटेशन उसको कुछ नहीं कर सकती। उसकी विड्रॉल के लिए आपको एक बाकायदा मेडिसिन मैनेजमेंट, अल्टरनेट मेडिसिन पे उसको लेके जाना पड़ेगा। इसी को हम आगे लेके जाते हैं पॉइंट को। यहाँ पे जाना है हमें ब्रेक के ऊपर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले कहा कि बच्चों की स्कूल के अंदर हमें रैंडमाइज्ड ड्रग टेस्टिंग करनी चाहिए ताकि एक डेटा कलेक्ट हो कि जी कितना बच्चा यूज़र है। नहीं, वो ज़ाहिर है सरकार के अंदर भी एक डेटाबेस बन जाएगी उससे। लेकिन फिर उसकी एक काउंटर आर्गूमेंट है जो लोग पेश करते हैं कि फिर बैंकों में भी
कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, सेक्टर में मैं तो यहाँ तक कहूँगा आप CNIC लेने जाएं, आप पासपोर्ट लेने जाएं, तो आप फॉरेन ट्रिप पे जाएं, आप अगर जिस वक्त शादी के जाते थे हज के लिए तो फिर एट दैट टाइम भी क्यों नहीं होता था? अच्छा, ये अभी आपने पिछले दिनों में निकाह के लिए नहीं कहा था कि शादी होगी तो पहले मेडिकल टेस्ट होगा? अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल इससे मेरा ये था कि आप फ़र्ज़ करें कि एक हम परफेक्ट वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे ये चीज़ें होना शुरू हो जाएं। वैसे तो बहुत रेजिस्टेंस आएगी इस चीज़ के ऊपर, लेकिन असल में कहानी है क्या कि ड्रग यूज़ के अंदर तो मेथाम्फेटामिन भी है, हेरोइन भी है, कोकेन भी है, और भी चीज़ें हैं। क्या हम जो हमेशा मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं बच्चों को, यूथ को, क्या रियलिटी ये है कि बच्चे कर रहे हैं सारा कुछ? क्या या वो लोग जो नौकरी पेशे हैं या जिसी कोई किसी किस्म की इनकम है, क्या वो ज़्यादा ड्रग्स कर रहे हैं या बच्चे कर रहे हैं? हम बच्चों की तरफ क्यों फोकस करते हैं? मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की कि हम 800 को लेके जो है इस वक्त पूरी की पूरी कौम जो है उस 800 कॉन्टैक्ट लिस्ट के पीछे घूम रही है। 1 लाख को छोड़ा हुआ है, जो 23 की रिपोर्ट है, जिसमें वो लोग हैं जो एडिक्ट है और वो मल्टीपल किस्म की जेलों वगैरह से और फिर हॉस्पिटल से, ये वो लोग हैं जब वहाँ पहुँच गए और रजिस्टर्ड हो गए। अब वो लोग जो उनकी रीच में नहीं आए वो अलग से हैं। तो इसमें मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ जो है ना वो एग्री करूँगा कि इसमें बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि भी इस वक्त बड़े लोग जो हैं, बड़ी एज के लोग जो हैं, जो चूँकि पॉइंट आउट नहीं हो रहे, या वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की जो है वो ड्रग ले रहे हैं, या बड़े सोफिस्टिकेटेड वे के अंदर जो है ना उनका वैलेट ढूंढ के देख लें तो उसमें एंटी डिप्रेसेंट तो वहाँ पे भी मिलेगा जिसको वो यूज़ कर रहे हैं। किसी न किसी कैफ़ीन को ले लें, फिर उसके बाद कोकेन तो बहुत अलग सी बात हो गई ना, निकोटीन को ले लें तो निकोटीन, और फिर उसके बाद कैफ़ीन, ये क्या है? ये जिसके आगे भी CANE आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, लेकिन अगेन वो बात ये है कि हम जब और मुल्कों का देखते हैं तो उसमें हम अक्सर सुनते हैं, सेलिब्रिटीज़ का अक्सर सुनते हैं कि उसने इतने अरसे रिहैब में गुजारे, उनके ऊपर पुलिस केसेस नहीं होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगेन एक तो मतलब बाद में कन्फेस करना कि हाँ मैं एडिक्ट था, मैं चला गया रिहैब, भी तो एक चीज़ है। जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि एक शख्स है जिसने जो OD कर गया, ओवरडोज कर गया, उस वक्त उसकी जान बचाना जो है वो सबसे ज़्यादा अहम काम है, और उस वक्त हम उसको डरा रहे हैं कि यार हॉस्पिटल ना जाना, बच तो जाओगे लेकिन पुलिस केस हो जाएगा। इसका कोई वे आउट निकाल? हाँ, मेरी पहली बात तो ये चीज़ है कि शायद जो मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ कि कानूनी तौर पर जो काबिल गिरफ्त जुर्म है, किसी बंदे का नशे की हालत में गिरफ़्तार हो जाना जो है वो शायद इतना स्वीयर नहीं है जितना उसके पास से नशा बरामद होना है। अगर उसके पास से नशा बरामद हो जाता है फिर डेफिनेटली जो है उसके ऊपर केस जो है वो हैवी बनेगा। अगर कोई नशे की हालत में गिरफ़्तार हो गया है तो वो तो सर्कमस्टेंसेस भी मल्टीपल होंगे और वो हो सकता है कि अगले 24 घंटे में वो रिहा भी हो जाए, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की ऐसी कोई स्वीयर बाइलाज हैं नहीं। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूँगा कि सबसे पहली बात तो यही चीज़ होती है कि पेरेंट्स को इस अवेयरनेस की ज़रूरत है, स्कूल टीचर्स को इस बात की अवेयरनेस की ज़रूरत है, उन ऑफिसेस के हेड्स को, उन कंपनीज़ के हेड्स को कि जिनको ये पता चल जाए तो उनको स्टिग्मा ना बना दें, उनकी बाकायदा ट्रीटमेंट की तरफ, उनके ट्रीटमेंट प्लान की तरफ जाएँ। लेकिन बात ये चीज़ है कि अगर हमें ये डिटेक्ट हो जाए कि ये बच्चा जो है हमारी कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी जो डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि उनके पास ये डाटा ज़रूर हो कि जैसे ही कोई बंदा जिसने हॉस्पिटल विज़िट किया उस बंदे का डाटा सामने आया, रात को ही उसके पास जो है हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट के लोग पहुँचे और वो उसके बाद वहाँ से ट्रेस करें कि हाँ जी इस बच्चे को ये एडिक्शन हुई कहाँ से। अच्छा, और एक इसमें मेरा और सवाल, आपने मिसाल दी कि जी यहाँ पर रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए स्कूल्स के अंदर, इदारों के अंदर। अच्छा, अब बात ये है कि ये करने से पहले तो रियासत को बड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा आवाम में। यहाँ पे तो कोई अपने बैंक की तफसीलात हुकूमत को नहीं देना चाहता। ये आपके अभी देख लीजिए ना कि आपका IPL हो रहा था ना, ये जो मुझे अपना PSL हो रहा था ना, तो PSL के अंदर आपका एक क्रिकेटर जो है उसको टेस्ट किया गया। ये तो आपका लोकल एक गेम था, लेकिन उसके बावजूद उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आया तो ICC ने उस पर एक्शन लिया। तो अगर उनको ये पता है ना मेरा कैरियर यहाँ पे जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है और मुझे टेस्ट देना है, जब एक बंदे को पता चलेगा कि भाई अगर मेरा डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो भाई मुझे जॉब नहीं मिलेगी। किसी और दुनिया में स्कूल्स में इस तरह टेस्टिंग की नज़ीर मिलती है? पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आपके मेडिकल एनालिसिस जो है वो कंपलसरी है, बल्कि शायद जो पाकिस्तान के अंदर भी जो बड़े अदारे हैं वो बाकायदा इसको ऑब्जर्व करें। सर, एक और सवाल जो मैं पूछना चाहता था, हमेशा से मेरी कन्फ्यूजन है कि एक तो हमने कोकेन की बात कर ली और दीगर ड्रग्स की बात कर ली, यहाँ पे ओवर द काउंटर मेडिकेशन का जो बाहर एक
है ना सिस्टम के जी आपको सिर्फ शायद पैरासीटामोल मिल जाए, वो भी 4 गोलियाँ 6 गोलियाँ, यहाँ पे तो डब्बे बिकते हैं और यहाँ पे बाकी सब कुछ। पेन मेडिकेशंस जो हैं या आपकी रिलैक्सेंट्स जो हैं, जैसे मैं चला नाम भी ले लेता हूँ, लेक्सोटनल और एल्प तो बड़ी मशहूर हैं, उसके अलावा अब मुझे नहीं पता है ऑक्सीकोडोन वगैरह यहाँ पे मिलती है नहीं मिलती है, लोगों ने मंगवा ली है, बट पेन मेडिकेशन अब्यूज़ क्या रियलिटी है हमारे मुल्क के अंदर, या यहाँ पे वो नहीं होती? मतलब लोग कोई अभी तक इस तक चाह नहीं रहा मेरे शो से ये बात है कि ओवर द काउंटर आप बड़ी आला दर्जे की पेन मेडिकेशन ले सकते हैं, अगर आपको पेन नहीं भी है और उससे आप अपने माहौलियात क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप ADHD मेडिसिन भी डाल सकते हैं। अल्टीमेटली पहली बात तो ये चीज़ है कि जो पेन मेडिसिन हम ले रहे हैं, जो पेन किलर ले रहे हैं ना, वो बेसिकली पेन के लिए है नहीं, जो मैंने ली है मुझे फटीक है। जो नशा है वो नशे के बाद पेन नहीं होती, पेन और फटीक के दरमियान में हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा। पेन एक स्पेसिफिक पोर्शन में हो रही है जिसमें आपके कोई डैमेज हुआ, जिसमें कोई चोट लग गई, जिसमें कोई सर्जरी हुई, जिसमें कोई कट लगा, उससे जो फील जनरेट हो रही है ना आपको, वो पेन है। बट जो मसल्स आपके डैमेज हो रहे हैं, जो मसल्स के अंदर खिंचाव आ रहा है, दैट इज़ फटीक। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम फटीक को दूर करने के लिए पेन किलर यूज़ कर रहे हैं। पेन बजाते खुद हमें है ही नहीं, क्योंकि पेन का कोई एलिमेंट ही नहीं हुआ, कोई एपिसोड ही नहीं हुई। अब वो पेन की जो मेडिसिन है वो डेफिनेटली हर इस वक्त जो है वो घर के अंदर मल्टीपल मौजूद है, और वो हमने एक अपनी हैबिट बना ली है। हमारे सर में दर्द हो रहा है तो हमने डायग्नोस नहीं किया यार कि ये हो सकता है मेरे सर, ये तो पेन इज़ अ ब्लेसिंग। ये मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में पेन इज़ अ ब्लेसिंग। अगर पेन ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मर्ज़ कहाँ पर है। मेरी पेन अगर मेरे हेडेक में हो रही है तो सबसे पहले मैं अपना बीपी चेक करूँगा। मेरा अगर बीपी नॉर्मल हो सकता है कि मैं डायबिटिक हूँ तो मेरी शुगर में कोई फ्लक्चुएशन हुई है, वो भी ठीक है, तो देन हम लीड करते हैं कि नहीं यार मेरे को आई साइट का इशू है। हम आई साइट से भी आगे निकल जाते हैं, हो सकता है यार मैं भूखा हूँ, मेरे पेट में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। सो पेन की जो स्पेसिफिकेशन है, जो मेरे सर में जो दर्द हो रहा है उसी की कम से कम जो है को BCO एग्जाम्पल है। तो मुझे पेन मैनेजमेंट क्या है कि उस स्पेसिफिक डिजीज़ की जो है वो ट्रीटमेंट की जाए, ना कि मैं उस पेन की सेंस को किल कर दूं। डिजीज़ वहीं पे है। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं ये पिल्स का यूजेज जो है हर घर में गलत है। गलत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इतने और सवाल और इतनी और चीज़ें जो हैं वो रह गई हैं, लेकिन वक्त ख़त्म हो जाता है तो आपको किसी और दिन भी बुलाएंगे और आपसे और बाकी बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया आने का। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।